विद्यार्थीगण, कक्षा 9वीं की द्वितीय इकाई के पाठ्यक्रम को मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके व्याकरण पुस्तक का है। जैसे कि प्रथम इकाई में आप लोग पहला पाठ व्याकरण का पढ़े थे, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में खासकर उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़े थे। और दूसरा पाठ बनाया गया है समास, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शब्द निर्माण के ही ये तीनों अंग होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। लेकिन एक पाठ बनाया गया था उपसर्ग प्रत्यय का और दूसरा पाठ समास का बनाया गया। चूँकि समास अपने आप में विपुल पाठ है, इसलिए अब दूसरे पाठ के रूप में समास हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए यहाँ प्रस्तुत है समास। सबसे पहले प्रथम दृष्टया समास शब्द की हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। समास क्या है? समास क्या है या समास किसे कहते हैं, या समास को परिभाषित करें या समास की व्याख्या, यही हम लोग को जानना है। अभी सबसे पहले तो खास करके आप लोग अधिकांश व्याकरण में देखे होंगे, प्रायः व्याकरण यही रहता ही है इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो दो पद के मेल को भी कहेंगे या दो से अधिक पद होगा उसके मेल को भी समास कहेंगे। यानी सीधे तौर पर स्पष्ट है कि एक से अधिक पदों के मेल को समास करते हैं, यानी एकाधिक पदों के मेल को समास करते हैं। तो सही मायने में उसकी परिभाषा फिर इस प्रकार हो जाती है कि जब एक से अधिक स्वतंत्र पद आपस में मिलकर एक नए स्वतंत्र पद की रचना करते हैं, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब एक से अधिक स्वतंत्र पद आपस में मिलकर एक नए स्वतंत्र पद की रचना करते हैं, तो उस कार्य को, उस क्रिया को समास कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं। जब एक से अधिक, अब एक से अधिक को हम एक ही शब्द के रूप में एकाधिक लिख सकते हैं। एक से अधिक न लिखकर एकाधिक लिख दें तो फिर वही भाव व्यक्त हो जाता है। एक से अधिक का मतलब हुआ एकाधिक स्वतंत्र पदों के आपसी मेल या संयोग से बने नए स्वतंत्र पद को समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो ये व्याख्या हो गई। अब उदाहरण सहित व्याख्या को साधारण व्याख्या करते हैं। उस उदाहरण व्याख्या ही मैं प्रस्तुत कर देता हूं। जैसे अब इसमें अलग अलग करके खंडवार प्रस्तुत कर देते हैं। समस्त पद एक और विग्रह। हेडिंग बना लीजिए।
यहाँ हो गया जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष। समास का नाम भी याद कर लें। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का भी भेद जानना चाहें तो यह संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष जैसे यथा संभव, बात बात में इस पद का प्रयोग होता है, समासिक पद का, यथा संभव। संभाव्यता के अनुसार, संभाव्यता के अनुसार, यानी जितना संभव हो। संभाव्यता के अनुसार का मतलब हुआ जितना संभव हो। ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है। तो ऐसे ही यानी का अनेक उदाहरण है समास के। परिभाषा हो गई जब एक से अधिक यानी एकाधिक, जब एकाधिक स्वतंत्र पदों के आपसी मेल यानी संयोग से बने नए स्वतंत्र पद होंगे उसको समास कहेंगे। यानी जब एक से अधिक यानी एकाधिक स्वतंत्र पदों के मेल से बने हुए जो नए पद होंगे उन्हें समास कहेंगे। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। समास के मामले में भी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से एक रूढ़िवादी परंपरा आ रही है। एक रूढ़िवादी ज्ञान दिया जा रहा है कि समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन यह सर्वथा भ्रामक ही है, बेशक भ्रामक है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि वस्तुतः समास के 6 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जिसमें से एक भेद है आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 भेद होते हैं। ऐसे उसके 2 प्रधान भेद है, कर्मधारय और द्विगु। इसके अतिरिक्त नैय तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष है, चादि तत्पुरुष है। ऐसे करके विपुल परिवार है तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास के भेदों में से ही 2 भेद कर्मधारय और द्विगु को लेकर के समास के भेदों की संख्या में 2 बढ़ा करके 6 कर दिया गया है। और यह प्रायः सभी व्याकरण के पुस्तकों में ऐसा ही मिलता है। निश्चित रूप से आप इस भ्रम से उबर जाएं। समास के मुख्य 6 भेद ही होते हैं। चूंकि भेद का भेद नहीं हो सकता, निश्चित रूप से भेद का भेद उपभेद ही होगा। जैसे पीढ़ीगत बात है, यह एक पीढ़ी के समक्ष फिर अगली पीढ़ी को नहीं, एक पीढ़ी के समानांतर दूसरी पीढ़ी को नहीं रखा जा सकता। जैसे पुत्र या भ्रातृज के पुत्र को सुपौत्र कहते हैं, पौत्र कहते हैं। तो उसी प्रकार से भेद के भेद को भेद नहीं कहेंगे, उपभेद कहेंगे। जैसे समास का एक भेद है तत्पुरुष और तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और द्विगु। तो इस प्रकार से समास के भेदों में कर्मधारय और द्विगु को नहीं जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि ये 4 ही भेद हुए। आइए मैं यहां बताता हूं समास के भेदों को। श्रृंखलाबद्ध करके मैं बता रहा हूं। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव। दूसरा भेद है
तत्पुरुष। तीसरा भेद है द्वंद्व। द्वंद्व लिखने में द में नीचे व संयुक्त कर सकते हैं या द पर हल लगा करके जो व पूरा है उसको बगल में लिख सकते हैं। फिर आधा न, फिर द भी आधा है, फिर यहाँ व पूरा है। यानी द के नीचे व संयुक्त करें या द को आधा दिखाने के लिए हल का प्रयोग करें और फिर व लिखें। दुआ उच्चारण नहीं होगा, यानी द पर स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए द आधा है और वही पूरा है, वो पर अस्वर आ रहा है। द्वंद्व, द्वंद्व समास हो गया। फिर है आपका चौथा भेद है बहुव्रीहि। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। यही समास के मुख्य 4 भेद हैं। तो इसको जान लें। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद, पहला को पूर्व भी कहते हैं, पूर्व पद या पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो। पहला पद ही प्रधान हो और वो पद कौन सा हो? तो अव्यय हो, यानी अव्यय पद की प्रधानता हो। वह समास जिसमें अव्यय पद की प्रधानता हो या जिस समास का पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो और समस्त पद में भी अव्यय का ही बोध हो, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद यानी अगला पद, उत्तर का शाब्दिक अर्थ होता है अगला, और उत्तर एक और अर्थ देता है जो दिशा के रूप में काम करता है। तो उत्तर यहाँ अगला, उत्तर पद यानी अगला पद जिसका प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व का पहचान है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, वे समास जिनके दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। बहुव्रीहि, जिस समास का दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता बताता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आइए तो समास के भेदों की परिभाषा भी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब विशेष रूप से प्रत्येक भेदों को अलग अलग उदाहरण सहित हम जानेंगे। देखते हैं तत्पुरुष समास में बहुत कुछ ज्यादा जानना है हम लोग को। पहला भेद है अव्ययी भाव। यहाँ पर एक उदाहरण देख भी रहे हैं यथासंभव, यह अव्ययी भाव का ही एक भेद था। तो आइए बताता हूं समास के प्रथम भेद अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय हो और
पद में अव्यय पद की ही प्रधानता है। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी जी समास का पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद में भी अव्यय पद की ही प्रधानता व्याप्त हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समासिक पद को ही समस्त पद कहते हैं। समासिक पद बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। और जो अलग अलग स्वतंत्र पद होते हैं जिनका एकीकरण करके समस्त पद बनाया गया होता है, उस पद को, उन अलग अलग पदों को ही विग्रह कहते हैं। यानी एकीकृत रूप में जो पद है वह समस्त पद है और उस एकीकृत पद को विस्तृत यानी फिर अलग अलग कर देने की जो विधि है वही विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग। विग्रह अलगाव। जैसे देखिए यहाँ उपगंगा, इसका विग्रह है गंगा के समीप। समीप या पास, समीप कहें या पास कहें या निकट कहें। उपगंगा यानी गंगा के समीप। जब उप अव्यय जुड़ा हुआ होता है तो उसके विग्रह में सामीप्य का भाव जुड़ा होता है संज्ञा के साथ। तो यही है जैसे यथाशक्ति। यथा जितने पद में लगा रहता है, यथा अव्यय जो है यहाँ पर उप अव्यय है, यहाँ पर यथा अव्यय है। तो यथा अव्यय का भाव होता है के अनुसार। यानी अनतिक्रम इसको कहा गया है। यानी के अनुसार का मतलब होता है अतिक्रमण किए बिना, यानी सीमा को लांघे बिना। यानी शक्ति की जो सीमा है उस सीमा को लांघे बिना, यानी शक्ति की सीमा के अंदर ही रहते हुए, यानी शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार का भाव है शक्ति की सीमा का अतिक्रमण किए बिना। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार कह दिए तो आसानी से समझ में आ रहा है। और शक्ति की सीमा का अतिक्रमण किए बिना, वो भी वही बात है, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलिए अब है दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है बहुव्रीहि। तो ऐसे ही इस वीडियो में समाप्त होगा नहीं। तो आइए अगले भाग में, अगले वीडियो में मैं इनके बाकी भेदों की साधारण व्याख्या को प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।